पहला सवाल ये है सर कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान जी। और केमिस्ट्री को अगर हम नेचुरल और नॉर्मल एक भाषा में समझें तो कहते हैं दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री, रिश्तों में केमिस्ट्री। तो एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री और रियल लाइफ में दो रिश्तों के बीच में केमिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है, क्या आप बता सकते? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट ऑफ लॉजिकली सेंसिबल, where two people meet, discuss and share. Today we have Deepak Soni sir on our show. Welcome Deepak Soni sir. थैंक यू फरहान सर। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दीपक सोनी सर आपका कि आपने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर आ गए सर। थैंक यू। तो चलिए सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और आज का जो पॉडकास्ट है, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में है महेंद्र सिंह धोनी और केमिस्ट्री में है दीपक सोनी, तो आगाज बहुत अच्छा है। अब देखते हैं सवाल का ये कैसे जवाब देते हैं। जैसे ये दीपक सोनी सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं और डील करते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो धोनी कैप्टन थे वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, और हमारे दीपक सर अब देखते हैं कैसे मेरे सवाल जो बॉल की तरह आएंगे इनकी तरफ और ये कैसे उसको डील करेंगे। सर पहला सवाल अगर आप इजाज़त दें तो शुरू करें सर। बिल्कुल सर। पहला सवाल ये है सर कि केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान जी। और केमिस्ट्री को अगर हम नेचुरल और नॉर्मल एक भाषा में समझें तो कहते हैं दो लोगों के बीच में केमिस्ट्री, रिश्तों में केमिस्ट्री। तो एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री और रियल लाइफ में दो रिश्तों के बीच में केमिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है, क्या आप बता सकते हैं? उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे आपकी और मेरी क्या बॉन्डिंग है, आपकी और इसकी क्या बॉन्डिंग है, इंसानों का व्यवहार किसी अदर पर्सन से कैसा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। कहते नहीं कि आपकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार हर एलिमेंट की अदर एलिमेंट से बॉन्डिंग कैसी हो रही है, बॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही सब केमिस्ट्री होती है। आपकी हमारी बॉन्डिंग कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। कि आपकी और मेरी केमिस्ट्री कैसी है, अच्छी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में इसका नाम देते हैं केमिकल बॉन्डिंग और आपस में देते हैं आपसी व्यवहार। अच्छा, आपसी व्यवहार। वैसे ही वो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग होता है, आपसी व्यवहार। तो आपसी व्यवहार किन दो चीजों में या कौन सी अलग अलग चीजों में? जैसे दोनों ही मेटल है, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक मेटल है अगला नॉन मेटल है, बॉन्ड बना देगा। दोनों ही नॉन मेटल है, बॉन्ड बना देगा। अच्छा, दोनों अगर मेटल है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा? नहीं। दोनों नॉन मेटल है तो बॉन्ड बना देगा। एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो बॉन्ड बना देगा। जी। ये देखिए जरा, इन्होंने मुझे सिखा दिया भाई। बहुत ही बढ़िया दीपक सर, पहली बॉल पे छक्का। बहुत बढ़िया दीपक सर, मतलब इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था दीपक सर के साथ एक पॉडकास्ट करने के लिए। और व्यूअर्स, अभी तो आप लोगों के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो दीपक सर के जो ट्रेजर है ना, खजाना जैसे कहते हैं, उसमें से आज वो हमें बहुत सारी चीजें देने वाले हैं। सर दूसरा सवाल जी। केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को आनी ही चाहिए, क्लास 10th के बच्चों को? क्लास 10th में आने से पहले क्लास 9th होती है। क्लास 9th में बच्चा क्या है, पढ़ता नहीं है जी। मैं करता हूं मुद्दे की बात सीधी। आप एटॉमिक नंबर को याद कीजिए, एटॉमिक मास को याद कीजिए। एटॉमिक नंबर को याद करेंगे आप तो कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, फिर निकालेंगे इसकी वैलेंसी, फिर चार्ज निकलेगा। यही पूरी केमिस्ट्री है। आपको अगर वैलेंसी आती होगी तो आप क्या कर पाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। पूरा खेल इसी का है। बच्चा क्या है, याद नहीं करता एटॉमिक नंबर, तो वैलेंसी उसको आती नहीं है, फॉर्मूला फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फॉर्मूला फॉर्मेशन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से कर पाएगा बच्चा? बिल्कुल सही। सर मुझे रिएक्शन नहीं आ रही है। अरे भैया, आप बॉन्ड, आप वैलेंसी पे ध्यान दीजिए। आप सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्या बनेगा? NaCl। Mg की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस कराइए क्या बनेगा? MgCl2, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया। मेन फंडा क्या है, आप ध्यान दीजिए सिंबल्स पर और एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर क्या है, रूट है, यहां सब कुछ बन के आता है। जब फॉर्मूला बनेगा आपका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्लास 11th में और 12th में। बहुत ही बढ़िया सर। एक रिक्वेस्ट थी आपसे जी। सर, लॉजिकली सेंसिबल की जो टीम है हमारी, जो बैक ऑफ द कैमरा बैठी हुई है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भैया कैमरे हटा, सॉरी ये माइक हटा दो यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमें माइक की ज़रूरत है। और हम तो वैसे भी
मतलब इतने महान है कि हम 2 कैमरे लगाए हुए हैं, एक हमारा पॉडकास्ट वाला और एक हमारा ये वाला। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो माइक हटवा दें क्या? नहीं रहने दीजिए। अच्छा सर, क्योंकि सर इतना मतलब आप देखिए कि दिन भर पढ़ाने के बाद भी सर के पास कितना जोश है कि मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग जिसमें हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के बाहर जो हमारे वॉचमैन भैया बैठे हुए हैं उन तक ये आवाज आ रही है, और थोड़ी देर के बाद वो कहने आ जाएंगे कि भैया कौन है जो इतनी तेज अनाउंसमेंट कर रहा है। तो मुझे कहना पड़ेगा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, आज हमारे दीपक सोनी सर आए हुए हैं। सर जोक था सर, सिर्फ सर। अरे बिल्कुल। तो सर अगला सवाल अगर हम पूछें आपसे, वो वैलेंसी से रिलेटेड है। वैलेंसीज का क्या रोल है? वैलेंसीज कैसे लर्न की जा सकती है सर? बच्चों को क्या एक रास्ता अपनाना चाहिए कि वैलेंसीज एकदम बाय हार्ट हो जाए सर? सर देखिए, वैलेंसी तो याद नहीं करनी है बच्चों को, ठीक है। याद करना है एटॉमिक नंबर। ठीक है। जो बच्चा याद नहीं करता है क्लास 6, 7, 8 और 9 में, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, आप करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आ रहा है तो वो क्या करेगा? लूज कर देगा। अच्छा। वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी। जैसे सोडियम है 2,8,1, हाँ। लास्ट शेल में स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। एक लूज कर देगा, कितने बचे? 80 बचे। 80 बचे। तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। ठीक है। अगर लास्ट शेल में 5 है, 6 है, 7 है, तो 8 को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 5 वाले को 3 चाहिए। वैलेंसी कितनी हो गई? 3। लास्ट में 6 है, कितने चाहिए? 2 चाहिए। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की। तो ये कहां से आता है? एटॉमिक नंबर से आता है, जो बच्चा याद नहीं करता है। तो मैं बोलूंगा बच्चों से एटॉमिक नंबर पे आप ध्यान दीजिए। क्लास 6, 7 और 8 में ये बिल्कुल बेस है केमिस्ट्री का। क्लास 6, 7, 8 में? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। क्या तरीका है यार समझाने का, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल, मतलब जो धरातल होती है ना, मतलब जमीन की जो चीजें होती हैं वो आप वैसे ही समझा पा रहे हैं। मतलब आपका कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, एक्चुअली बिल्कुल आप समझा पा रहे हैं। बच्चा कहता है कि फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl है, वैलेंसी आती होगी तो क्या बोलेगा? MgCl2 बोलेगा। बिल्कुल। वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस कराइए आप, क्या बनेगा? MgCl2। सर सॉरी सर, गलती हो गई, याद नहीं की थी। अच्छा। आप याद कीजिए, आपका बेस है, बिल्डिंग का बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। थोड़ा ध्यान दीजिए इसके एटॉमिक नंबर पर, कॉन्फ़िगरेशन पर और वैलेंसीज पर। आगे केमिस्ट्री पूरी आसान है। पूरी केमिस्ट्री डिपेंड किस पर करती है? एटॉमिक नंबर पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मैं अपने सारे गेस्ट से इजाजत लेता हूं जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। आप तो शुरू से ही कंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे सर। बहुत कॉन्फिडेंस है। देखते हैं कब तक कॉन्फिडेंस टिकता है इस लॉजिकली सेंसिबल के पॉडकास्ट पर। सर केमिस्ट्री को रटना जरूरी है या समझना जरूरी है, या केमिस्ट्री के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो रटने चाहिए और कैसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो समझने चाहिए, या बिल्कुल नहीं रटना चाहिए, या समझना और रटने का कॉम्बिनेशन इक्वल होता है? सर ये समझाइए। देखिए, केमिस्ट्री में मैं सीधी बात करूंगा, केमिस्ट्री में कुछ चीजें होती याद करने वाली। ठीक है। इसको आप याद कीजिए, लर्न कीजिए, सुबह उठिए 6 बजे याद कीजिए आप। ठीक है। कुछ चीजें होती है समझने वाली, और कुछ चीजें होती है लॉजिकली समझने वाली। अच्छा। लॉजिकली समझने वाली मतलब ये है कि अगर हम पूछें कि टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैमरिंड मतलब इमली। इमली। स्टार्ट किससे हुआ वर्ड? टी से। टी फॉर टार्ट्रिक एसिड। ऐसा भी कॉन्सेप्ट है? टोमेटो, ओ आ रहा है, ओ फॉर ऑक्जेलिक एसिड। तो कुछ चीजों को आप लॉजिकली चीज समझिए, आपको ट्रिक समझाइए, ट्रिक बनाइए अपने अकॉर्डिंगली कि हमको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। रटिए मत, एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, सिंबल याद कर लीजिए, उसके बाद चीजों को आप समझने की ट्रिक्स बनाइए, मतलब रिलेट कर पाइए। बिल्कुल, दोनों ही काम करना है, रटना भी है और समझना भी है। जब समझ लेंगे जल्दी याद हो जाएगी चीजों। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मिल्क, MILK, एल आ रहा है इसमें, एल फॉर लैक्टिक एसिड। बच्चा बोलता है सर दही खट्टा होता है, दही में होता है सर सिट्रिक एसिड। नहीं, खट्टा है। दही बना किससे है? मिल्क से। और मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। तो दही में भी क्या हुआ? लैक्टिक एसिड। बहुत बढ़िया। बच्चा करके आता है सिट्रिक एसिड, वो की रॉन्ग हो जाता है। थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा। कुछ ऐसी चीजें आप बता सकते हैं जो रटनी है, कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो समझनी है, क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकते हैं आप? जी मैं बताता हूं, बिल्कुल। रटना क्या क्या आपको जी रटना मेनली क्या है? आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो आप एक बार याद कर लीजिए। एटॉमिक मास आप ये मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जी जी बिल्कुल। इनके सिंबल एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। एटॉमिक नंबर, मास को याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? चीजों को समझिए, बस ये मेन चीज होती है।
ये बेस है केमिस्ट्री का, बच्चा याद नहीं करता है। वो सिंबल पूछे नाइट्रोजन, सिंबल क्या नाइट्रोजन का, बोलते एन ही। सिंबल क्या है नियॉन का, कहता है एन। आपने चीज याद नहीं की, आप उसको एक बार माइंड में एक बार फिक्स कर लीजिए, एटॉमिक नंबर को फिक्स कर लीजिए माइंड में, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में गारंटी मैं लेता हूं उस बात की। मैंने सर कई बार देखा भी है और मैंने कई बार सुना भी है जी। देखा ये है कि पर्सनली देखा है, कभी आपसे मैं मिलने आ जाता हूं कभी क्लास में किसी, या सुना इसलिए कि अगर मैं दूसरी बिल्डिंग में भी हूं तो भी आपकी आवाज हमारे कान तक आती है। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि आप बच्चों को बुलवाते हैं अपने पीछे, मतलब जो आप जो लर्न करवाना चाहते हैं दूसरे टीचर्स की तरह, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं किसी भी टीचर को, दूसरे टीचर्स क्या कहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा लर्न कर लो, आप ये नहीं कहते, आप इस चीज को मानते ही नहीं है। आप वो चीज जो कह रहे हैं कर लो, आप खुद करते हैं और बच्चों से कहते हैं हमें फॉलो करो। जो बड़े करेंगे वही तो बच्चे करेंगे। बिल्कुल सही सर। जैसे पेरेंट्स करेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे ना। हम अगर क्लास में अटेंटिव नहीं है, बच्चों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे भी ध्यान नहीं देंगे मेरे ऊपर फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी क्लास में आप ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चे आप पर ध्यान दें। आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं और कि मदारी का शो हो रहा है तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल देखेंगे, रुक के देखेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आप बच्चों को ऐसा पढ़ाइए कि अगर कोई पास भी हो रहा है कॉरिडोर से तो वो भी रुक के 1 मिनट बात सुनेगा आपकी, ये क्या कह रहा है। और कभी कभी सुनते हुए बात हमारे मन में फायदा कर जाती है। क्लास में बोरिंग एनवायरनमेंट बनाइए कि बच्चे बोर हो रहे हैं। केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं बच्चों को, बोरिंग नहीं है। अब बच्चों को इतना वैसा डीप में पढ़ाइए चीजों को कि बच्चे तुरंत समझे, बच्चे इंटरेस्ट ले केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वेरी इजी सब्जेक्ट, कोई बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। सो ध्यान दीजिए बेसिक्स पर, बात सिंपल सी बात है। सारे केमिकल रिएक्शन, फॉर्म फॉर्मेशन आप सब कर लेंगे। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर और सिंबल्स, बस। एटॉमिक नंबर और सिंबल्स। सिंबल्स, ये सिंबल्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो आपने बता दिया। सिंबल होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन को सिंबल किससे शो करते हैं, ओ से। नाइट्रोजन को किससे करते हैं, एन से। नियॉन को एन ई से, कार्बन को सी से। ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अच्छा, और ये एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 जी होता है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसमें प्रोटॉन भी क्या है, 1 है। गुड, ग्रेट। भैया आप लोग जितना फायदा उठा सकते हैं, और मैं तो कह रहा हूं पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। क्यों सर? बिल्कुल। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लग रहा है कि दीपक सर के थ्रू हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और उनको सारी चीजों को उतार लीजिए। सर आपने वो टॉपिक नहीं बताए 10th के लिए स्पेसिफिकली, केमिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आने ही आने हैं बोर्ड में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। एक्चुअली क्या है, केमिस्ट्री क्लास 10th की जो है जी, वो बहुत हार्ड नहीं है जी। बच्चे क्या उसको हार्ड बनाते हैं। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री को अपने 11th 12th या नीट या जेई से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। अच्छा। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं उनके, क्लियर नहीं हो पाते, और कंफ्यूजन भी आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। मैं बताता हूं आपको क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो मैं बताऊंगा वही गारंटी पेपर में आएगा। ठीक है, आप लोग मतलब अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जो सर बता रहे हैं उसे उतार लीजिए बस। चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन है। सारी रिएक्शन को समझ लीजिए, 2 एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लीजिए आप। ठीक है। कोरोजन ऑफ मैटर 100% पेपर में आएगा, प्रिवेंशन आएगा पक्के में। सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें एसिड भले ही आप ना कर पाओ, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज मत छोड़ना किसी भी हालत में। सॉल्ट की जितने सॉल्ट हैं, प्रिपरेशन की रिएक्शन, सॉल्वे प्रोसेस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हो गई है, जिप्सम का प्रिपरेशन हो गया है, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन हो गई है, इनको छोड़ के मत जाना किसी हाल में। इनकी केमिकल नेम, कॉमन नेम ध्यान से पेपर में लिख के आना, छोड़ के मत आना। फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इनकी केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पर ध्यान देना। और कार्बन कंपाउंड जो लास्ट चैप्टर है आपका, सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बॉन्ड काउंटिंग, इस पे ध्यान देना। सोप डिटर्जेंट का क्वेश्चन पक्के में आएगा एक, सोप एंड डिटर्जेंट का क्वेश्चन पक्के में आएगा एक, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। बहुत बढ़िया, बोर्ड में। जी हाँ। मिसल फॉर्मेशन आने वाला है। कुछ टॉपिक सर ऐसे होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आएंगे जरूर। ये आपको पता है, हमको पता है। जी बिल्कुल। तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को नहीं पढ़ते हैं जी। बच्चों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, इतनी रिएक्शन पढ़ लेंगे, हाईफाई नहीं। डिस्प्लेसमेंट पढ़िए, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़िए, कॉम्बिनेशन पढ़िए, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़िए। आप जो बेसिक है आप उसको पढ़िए, बोर्ड में यही पूछेंगे।
ज्यादा हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। उठाइए सिलेबस, पॉइंट मार्क कीजिए, ये टॉपिक मेरा आज कंप्लीट हो चुका है, टिक मार्क दीजिए उसको आप। बहुत इजी केमिस्ट्री है। बहुत बढ़िया। एसिड बेस सॉल्ट में आप सॉल्ट की प्रिपरेशन और किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है उस पर ध्यान दीजिए, और बेस की रिएक्शन जो है उसको छोड़ के मत जाइए बिल्कुल भी। सोडियम जिंकेट बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस मेटल का ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक बेचर के, बेसिक के, एम्फोटेरिक, ये चीजें सर आती है हमेशा। मैं एक ऐसा स्टेटमेंट देने वाला हूँ, मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है जैसे दीपक सोनी सर की है। सर को तो माइक की भी ज़रूरत नहीं, देखिए कितनी दूर लगा हुआ है माइक, मुझे बार बार अपना माइक सेट करना पड़ रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो डोंट टेक इट अदरवाइज ले लेंगे, कुछ गलत तरीके से ले लेंगे, जो आने वाले हैं और जो आ चुके हैं, कि एक्चुअली जब आप बोल रहे हैं ना तो मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। एक्चुअली ये एक शख्सियत है हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिनका जो पर्सनैलिटी है, जो जिनका अपीयरेंस है वो बड़ा ही नॉर्मल लगेगा, बट एक्चुअली जो ये है ये भरा हुआ है नॉलेज से इतना ज़्यादा। और ये सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये शो ऑफ नहीं करते। इनकी शुरुआत में अगर हम बात करें, अभी 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे हमारे पॉडकास्ट को शुरू किए हुए सर, मतलब इतना एनर्जी मैंने नहीं देखा अभी तक सर किसी के भी अंदर। तो सर चलिए अभी हम बच्चों को थोड़ा और नॉलेज से नवाजें। जी सर एक सवाल है मेरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, आईआईटी के लिए भी ज़रूरी है। आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी अपना जो मेंस जी है, एडवांस है, वो एग्जाम देने जा रहा है या नीट का एग्जाम देने वाला है, तो उसे केमिस्ट्री कब से पढ़नी चाहिए कि वो इन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्ट करे वो मास्टर बन जाए उस सब्जेक्ट में? कौन सी क्लास से और किस किस चीजों पे ध्यान दे सर वो? देखिए सर, नीट हो गया, जेई हो गया, जिनमें कहते हैं कि क्लास 12 तक का सिलेबस आता है। 12 तक का मतलब क्या है, बच्चा क्लास 5 में है तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो नहीं पढ़ेगा, 6 में एंटर करते साथ क्या पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा। ठीक है। और साइंस उस समय क्या है, कुछ बेसिक चीजें रहती हैं जो बच्चे क्लास 12 में नहीं पढ़ता है। आप क्लास 6 से ही अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपने टारगेट बनाया कि मुझे जेई निकालना है, नीट निकालना है। क्लास 6 7 से ही आप क्या कीजिए, साइंस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो साइंस होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन। लेकिन क्लास 9 के में क्या होता है, फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग और बायो क्या होता है अलग। इनका बेस कहां से स्टार्ट होता है, क्लास 6 से। तो क्लास 6 से ही क्या कीजिए, बिल्कुल साइंस पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स पर। जैसे साइंस में हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इनके लॉज हो गए। फ्रिक्शन होता क्या है, मोशन क्या होता है, साउंड क्या है, बहुत बढ़िया, वेव्स क्या होती हैं, मतलब आप बेसिक चीजें बताना जी चाह रहे हैं बिल्कुल सर, कि बिल्कुल बेसिक चीजों पर ध्यान दिया बिल्कुल। आप जब ये चीजें कवर कर पाएंगे तब आप बड़े क्लासों में क्या हो, उनका एडवांस स्टडी पर ध्यान दे सकेंगे। जब छोटी चीज ही नहीं पता होगी आपको तो बड़ी चीज क्या पता करेंगे आप। हमने कहा वेव क्या होता है, वेव बड़ी क्लास में आगे वेव पता ही नहीं है, क्लास 6 में क्या करा, पढ़ा नहीं है। ये होता है। तो आप क्लास 6 से ध्यान दीजिए कि आपको जेई का करना है क्लियर कि नीट का क्लियर करना है, आपको कहां पे, आपको किस फील्ड में आपको जाना है। ये बच्चे को क्या है, अपना गोल सेट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे जो पॉडकास्ट का आज के, उसमें मैं आपको बताना भूल गया था कि हमारे दीपक सोनी सर बाय प्रोफेशन टीचर हैं बट इंजीनियर भी हैं। और दूसरी बात देखिए, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी में जैसे रोलर कोस्टर्स होते हैं, हाईज एंड लोज होते हैं हमारी ज़िंदगी में, राइट। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। हमें नहीं पता कि एक इंजीनियर कहाँ नौकरी करके आया है, कहाँ से उसने इंजीनियरिंग की, और आज झांसी जैसे छोटे शहर में जहाँ वो पैदा हुआ, वहाँ आज वो एक बहुत बड़े स्कूल में एक टीचर है। सर मुझे एक बात बताइए जी, इंजीनियरिंग करते वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की फील्ड में नौकरी और अब एक स्कूल में आके टीचर, ये जर्नी को आप साझा करेंगे हमारे साथ सर? बिल्कुल करेंगे सर। सर जब मैं बीटेक कर रहा था 2007 में मैंने एडमिशन लिया बीटेक फर्स्ट ईयर में जी, तो मेरी क्या है हैबिट है कि मैं ध्यान देता हूँ सामने वाले पर। अच्छा। कि वो बंदा कैसे एक्टिंग कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। सब पढ़ाई सब कुछ सब कर लेते हैं पढ़ाई, मेन चीज़ क्या है, पढ़ाना एक कला है। बिल्कुल, टीचिंग इज एन आर्ट। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे हम लोगों को, हम देखते थे उसकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से बताएं कि बच्चों को समझ में आ जाए। मुझे आज बड़ा अच्छा लगता था उनको देखने में, वो जो पढ़ाते थे वो चीज़ मैंने नोटिस करी। ठीक है, मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई,
पढ़ लिया, किताबें याद कर ली, रट लिया, पेपर दिया, पास हो गया फर्स्ट डिवीजन से, ठीक है, डिग्री मिल गई। मैंने टेक महिंद्रा में जॉब करी, TTSL में मैंने जॉब करी एज इंजीनियर। वेरी नाइस। लेकिन वहाँ पे भी जॉब करने पे मैंने देखा कि मेरे टीम लीडर हैं, मेरे इंचार्जेस हैं, वो भी कहते हैं हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। मैंने वहाँ देखा कि वो ट्रेनिंग किस तरीके से दे रहे हैं आपको, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग, वो भी सर स्किल्स होती है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रेन किया कि आप इस वर्क को ऐसे कीजिए, मेल्स को रिवर्ट कीजिए, या आप कस्टमर को आप ऐसे देखिए, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप ऐसे कीजिए, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कीजिए आप, मैंने देखा, मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब किसी भी इंसान को अगर टीच कर रहे हो तो वो भी टीचिंग में क्या बहुत बड़ी स्किल होती है सर, हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। बिल्कुल सही। वो मैंने वहाँ पे नोटिस किया। फिर मैंने M.Tech किया, मैंने जॉब छोड़ दी बीटेक के बाद जी, क्योंकि मैं मोटिवेट हुआ था अपने प्रोफेसरों से कि पढ़ाएंगे अगर आप लोगों को, आप शिक्षा देंगे, आप अपने को प्रेजेंट करेंगे तो लोग क्या है चीज समझेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, फिर मैंने जॉब छोड़ के मैंने M.Tech कर दिया। अब M.Tech में भी क्या होती है, हम लोग की टीचिंग की जाती है, हम लोगों की जो हम लोग के प्रोफेसर वगैरह थे वो हम लोग को पढ़ाते थे, कैसे पढ़ा रहे हैं वो, कैसे आ रहे हैं, सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है उनकी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी सर, सही बताऊं, आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों को चीज़ जल्दी क्लियर हो जाए। पढ़ाना ना ठीक है, आपने मुझे कुछ समझा दी, मुझे समझ में नहीं आई आपकी चीज़, अब अगला बंदा मुझे वो चीज़ समझाएगा तो चीज़ समझ में जल्दी आ गई, तो उसने क्या किया, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ समझा दी। बिल्कुल सही। फिर मैंने डिजाइन, मैंने सोचा, मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे टीचिंग ही करनी है और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनको चीज़ें समझाऊंगा ताकि वो आगे जाके वो चीज़ समझ सके और लाइफ में कुछ बन सके। इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया टीचिंग वाला, बिकॉज आई लाइक टीचिंग, दैट्स व्हाई आई हैव डन माय M.Tech। मैं मास्टर डिग्री में TS में M.Tech में, मुझे पढ़ाने का शौक M.Tech से पहले आ चुका था, B.Tech में ही। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन मिली आपको अपने टीचर्स से जी। तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां के टीचर्स भी कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि एक इंजीनियर को इंस्पायर कर दिया कि वो टीचर बन जाए, और आप वो एक्सपीरियंस जो आपका जो समंदर जैसा एक्सपीरियंस है वो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। इस वजह से बच्चे आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और इस वजह से पूरे शहर में नहीं, जो बच्चे आपसे पढ़े हैं और जो आज नौकरियां कर रहे हैं वो तक आपसे मिलते हैं और आपसे अपने एक्सपीरियंस से साझा करते हैं और आपके पैर छूते हैं, आपसे ब्लेसिंग्स लेते हैं और आपको बताते हैं आके कि सर आपकी बदौलत हमने इतनी सारी चीजें सीखी और वो चीजें हम आगे भी सर्व कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है जी तो पढ़ के बन रहा होगा ना, किसी ने पढ़ाया होगा उसको। बिल्कुल। कोई टीचर बन रहा होगा तो पहले पढ़ा होगा ना, किसी ने पढ़ाया होगा उसको। कोई IAS PCS बन रहा हो तो क्या होगा, किसी ने पढ़ाया होगा उसको, नहीं पढ़ाया होगा। बिल्कुल सही। तो टीचर क्या है, रूट है सर। बिल्कुल। आप टीचिंग ऐसी कीजिए कि लोग आपको हमेशा याद रखें। दैट्स व्हाई आई लव टू टीच। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया। एक सर ये पर्सनल सवाल है, बीच में वैसे मैं पर्सनल सवाल एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट पूछता हूँ, बट आपसे इतना ज़्यादा आपने मुझे इतना एनर्जाइज कर दिया, इतना रिजुविनेट कर दिया कि अब मुझे रहा नहीं जा रहा, टेम्पटेशन है मेरी कि मैं वो सवाल पूछ लूँ। सर जब आप पढ़ाते हैं ना तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको माइक की ज़रूरत नहीं होती, आपकी एक बुलंद आवाज़ है, बुलंद मतलब एक जो होती है ना वाइब्रेट करने वाली आवाज़ है, आप एक इम्पैक्टफुल आवाज़ है जो असर छोड़ती है सामने वाले के ऊपर। तो आप अगर एक बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं वो आवाज़ दूसरी बिल्डिंग तक जाती है। एक्चुअली ये कोई फेक बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर भी जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर की भी दीवारें ऑलमोस्ट वाइब्रेट कर रही थी जब आप शुरुआत में, जब आपने एकदम से बोला ना, तो क्योंकि मेरी जो सीट है ना, जिस चेयर में मैं बैठा हुआ, वो भी वाइब्रेट कर रही थी। एक्चुअली क्या आपको मोटिवेट करता है, क्या आपको इंस्पायर करता है कि आप नाश्ता करके आते होंगे सुबह और आप पूरे दिन भर लंच आप करते हैं अपने 11 साढ़े 11 बजे, इतने बजे भी लंच होता है, वो आपको क्या है, इतना क्या मोटिवेट करता है कि आप इतना ज्यादा एनर्जाइज होके जो आवाज है आपकी उस क्लासरूम से बाहर जाके दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है? क्या है एक्चुअली इसका रीजन क्या है सर, बताइए। इसका सर कोई बेसिक रीजन नहीं है जी। दो ही रीजन है इसके। हाँ। पहली बात तो ये है कि मेरी जो वॉइस है जी, ये ऑलरेडी लाउड है। हाँ। दूसरी चीज ये कि मैं बच्चों को क्या है पूरे मन से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। और जिससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना सर, उससे मेरा माइंड फ्री रहता है, मैं कोई बात नहीं सोचता हूँ। आप अगर पढ़ा रहे हैं कोई बात सोच रहे हैं ना, तो आप वॉल्यूम क्या होगा, अपने आप डाउन हो जाएगा, आप डाइवर्ट हो जाएंगे। जब भी बड़ों बच्चों को पढ़ाएं आप तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों पर ध्यान दें, कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आप लाउड रहेंगे ना सर, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बच्चा आपको देखेगा,
अच्छा, सो भी नहीं पाएगा? सो नहीं पाएगा, आपको देखेगा तो कुछ तो 1% तो सीखेगा कुछ। बहुत मेन चीज ये होती है। बच्चों का टेंशन गेन कीजिए सर आप। बिल्कुल सही। बच्चे हैं, आज सीखेंगे नहीं तो कल क्या होगा, उनको प्रॉब्लम आएगी ना सर। आप एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाइए आप, और पूरे मन से पढ़ाइए आप, पूरी डेडिकेशन से पढ़ाइए आप, कि बच्चा कहीं डाइवर्ट ना हो पाए। यही रीजन है सर, बच्चों को मैं कहीं डाइवर्ट नहीं होने देता। तो आप डराते तो नहीं है बच्चों को पढ़ाते वक्त? नहीं, डरता कोई नहीं है मुझसे। खैर फिर पॉडकास्ट लेते वक्त मुझे क्यों डर लग रहा है? नहीं, डरिए मत सर, वो मेरी वॉइस ही लाउड है, आप भी जानते हैं बात। तो आते हैं फिर से उस बात पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती से आप आंसर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप इसको फॉर्मेलिटी नहीं ले रहे। आप एक्चुअली, मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो इरादा है, जो मैं चाहता हूं कि बच्चों को सर्व कर पाऊं और इतनी सारी चीजें मैं बच्चों को दे पाऊं, हर सब्जेक्ट का। देखिए, हमने इंग्लिश का भी ले लिया। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मगर मैं अपने हिसाब से मैं अपने आप को नहीं मानता हूं कि मैं वर्थ हूं। मैंने परविंदर सर को बुलाया, झांसी के सबसे बड़े टीचर को मैंने पॉडकास्ट किया है। मैंने बायोलॉजी की आशु मैम का पॉडकास्ट किया है। मैंने बायोलॉजी के ही फरहान सर, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फरहान अली, जिन्होंने PhD कर रखी है, उनको मैंने इन्वाइट किया। मैंने सोशल स्टडीज के लिए विनोद सर को बुलाया। मैंने कंप्यूटर के लिए नीरज सर को बुलाया। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लोगों को बुला पा रहा हूं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है अपनी अपनी फील्ड्स में, और बच्चे जरूर इससे फायदा उठा पा रहे हैं, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है। और मैं हर अपने पॉडकास्ट में ये जरूर दिखाता हूं कि ये मैं होमवर्क करता हूं, ये बच्चों के सवाल हैं भाई, और मैं ये लाके यहां रख देता हूं। और ये मैं टीचर को सिर्फ थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि मैं टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा। बाकी मैं सवालों को मतलब रूबरू नहीं करवाता हूं टीचर्स से अपने। सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप आगे चल रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि उस वक्त की पढ़ाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, कि मतलब आप 1970 में आपने 10th किया होगा या 1950 में आपने 12th किया होगा। आपने भी अभी मेरे ख्याल में 2003 या 2004 में आपने 12th किया होगा, या मैं 10th किया है 2004 में। 2004 में एक्चुअली मुझे लग रहा था। तो सर, उस वक्त की पढ़ाई, और मुझे नहीं लगता कि उस वक्त मोबाइल फोन का कोई भी लेना देना था इतना ज्यादा। मोबाइल फोन का क्या, उस समय मेरे पास बीटेक में मोबाइल फोन तक नहीं था जी। अब बताइए आप। तो मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि सर, उस वक्त मोबाइल नहीं था तो आपने बीटेक भी कर ली, एमटेक भी कर ली, अपने बच्चों के बारे में सोच के कि हम उनको पढ़ाएंगे उनके इंप्रूवमेंट के लिए। आपने ये भी सोच लिया कि मैं टीचिंग फ्रेटर्निटी में आ जाऊंगा, टीचिंग प्रोफेशन में आ जाऊंगा। मगर आज के बच्चों के पास तो सर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर, मोबाइल फोन। उस डिस्ट्रैक्शन को आप अपने शब्दों में कैसे समझा पाएंगे कि वो बच्चे क्लासेस, जो टीचर लेक्चर दे रहा है, किताबें, और जो एक्चुअल कंटेंट है उस पे रहे, से टिका रहे, ना कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए मोबाइल फोन, गेमिंग और अदर चीजों में? देखिए सर, ऐसा है कि अगर बच्चा मोबाइल से पढ़ाई पढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, डाइवर्ट होगा। बिल्कुल। इंस्टा पे या फेसबुक पे या कहीं चैटिंग वगैरह में वो डाइवर्ट होगा। ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस अगर मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा है तो कंटिन्यू पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता। आप भी है, हम भी है, आपसे हम कहें PDF को रीड कीजिए, आप रीड करके थोड़ा बोर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, आप चैटिंग पे आ जाएंगे, इंस्टा वगैरह पे। प्रैक्टिकल बात करना है सर जी, हकीकत है सर जी। तो बच्चों को क्या है, अपनी पढ़ाई बुक से ही पढ़नी चाहिए। अब बुक्स का यूज कीजिए जितना यूज कर सकते हैं आप। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो 100% आप डाइवर्ट होने वाले हो। बिल्कुल सही। या मोबाइल में नेट ना हो, बिल्कुल भी सिर्फ PDF डली हो पढ़ने की, तो आप पढ़ सकेंगे। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे क्या है, एक्टिव हो गए हैं। देखा पेरेंट्स यहाँ वहां हो गए, तुरंत इंस्टा ओपन किया, रील्स देखना स्टार्ट कर दी उन्होंने, मन क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, जब जरूरत हो तो पेरेंट्स से मोबाइल मांग के उनके सामने यूज कर लें जी। बुक्स पर ध्यान दें। बुक्स की पढ़ी हुई पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, वहां डाइवर्जन नहीं होता है। सर, क्या आपसे कोई पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं मैं, अगर आपकी इजाजत हो सर? तो जी पूछिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में आपको बता, देखो, जो बच्चे सर से पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि सर केमिस्ट्री के तो मास्टर हैं ही, बट सर कंप्यूटर भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो सर, एक सवाल मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ, राइट? मेरी भी एक बेटी है जो बड़ी होगी, फिर पढ़ाई लिखाई करेगी, उसके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे। तो क्या हम किसी ऐसी साइट या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं मोबाइल में अपने, जिनको हम क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर, जरा आप समझा सकते हैं? मतलब उसका सॉल्यूशन मत बताइएगा जी जी, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन ही बता देंगे तो बच्चे भी तो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी देख लेंगे। मैं हिंट कर देता हूं यहाँ पर जी। सेटिंग्स में जाकर वेबसाइट्स आप ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा, स्पेसिफिक वेबसाइट्स आप ब्लॉक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके आगे मैं बताऊंगा नहीं,
नहीं, वो मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा, जी, बिहाइंड द कैमरा पूछूंगा मैं। तो ऐसा वही देख लीजिए आप, पेरेंट्स, बच्चे, अब तुम ये मत करना कि तुम ये अपना जो पॉडकास्ट है ये अपने पेरेंट्स को ना दिखाओ। बहुत सारी ऐसी भी साइट्स हैं जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हैं, जो बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। आप उससे दूर रहें, और आप अपने लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन है तो अपने लिए भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही बढ़िया। आप उन एप्स को हाइड कर दीजिए अपने मोबाइल फोन्स में, या पेरेंट्स देखते हैं कि कोई बच्चा इंस्टा ज्यादा चला रहा है तो उसको आप हाइड कर दीजिए ऐप में जी, मोबाइल में ही वो चीज हाइड हो जाती है। बच्चों को बिल्कुल मत बताइए कि ये चीज कैसे हाइड की मैंने, अनहाइड कैसे करना है, इसकी बात ना करें। बहुत बढ़िया सर। एक अगला सवाल आपसे पूछते हैं, हमारे आज के पॉडकास्ट की थीम पे टिके रहते हैं। कोई ऐसी बुक्स है, स्पेसिफिक पब्लिशर है 10th का, जिसको आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि अगर वो पढ़ें? कोई भी किताब हो, सीबीएसई की भी हो सकती है, एनसीआर, मतलब जो एनसीईआरटी रिकमेंड करती है, कोई भी ऐसा कोई पब्लिशर है जो आपके हिसाब से, जिसके अंदर कंटेंट इतना हो कि अगर बच्चा वो पढ़ ले तो समझ लिए कि उसकी नैया पार हो गई? चलिए सर, हम बताते हैं आपको। एक रूमर होता है ना, ठीक है, कि कोई अगर बच्चा बिलो एवरेज है, हाँ, उससे कोई बोल दे कि सुनो ये फलानी बुक पढ़ लो, आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं सर, अच्छा, बुक्स ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए। मेन चीज, आप अगर स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो जो टीचर पढ़ा रहा है आपको उस पर मेन फोकस कीजिए। जो नोट्स है उसके, उस पर फोकस कीजिए। आप बुक्स में क्या, मार्केट में तो हजारों बुक आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बुक से कुछ नहीं होता आपको। आप ठीक है, आपके अंदर आपको पढ़ना नहीं है, आप 100 बुक्स लेके आइए, कोई मतलब बनेगा क्या? नहीं। हम तो कह रहे हैं आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, टीचर के नोट्स को उससे पढ़िए, आप कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और जहां से नॉलेज मिले आपको, स्टूडेंट्स, फ्रेंड से, पेरेंट्स से, टीचर से, उस नॉलेज को आप लेकर आप खुद के नोट्स बनाइए। बहुत बढ़िया। इस पे ध्यान देना थोड़ा पड़ेगा। सर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप क्योंकि देखिए सर, आज का जमाना ऐसा है कि यू डू समथिंग, यू एक्सपेक्ट अ लॉट, बिल्कुल राइट? तो एवरीबडी हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ा रहे हैं, आप अपने बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप अपनी जो पूरी इंजीनियरिंग की है, आपने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, और फिर उसके अलावा आप आउट ऑफ द वे जाके भी पढ़ाते हैं। मैंने देखा है खुद आपको कि आप इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, राइट? टोन आपकी बहुत हाई होती है। उसके बाद अगर बच्चा नहीं पढ़ता है और बच्चा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है, तो सर कैसा फील होता है सर? क्या आप बता सकते हैं? बीइंग अ टीचर मैं बता रहा हूं सर, रिस्पॉन्ड तो खैर ऐसा नहीं होता है, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है जी। 1% करेगा रिस्पॉन्ड, टोटली डम्प नहीं रहेगा बच्चा। आपने इतने एफर्ट डाल दिए, उसके बाद आप बच्चे से पूछ रहे हो कोई भी छोटा सा क्वेश्चन कि एसिड क्या होते हैं, तो बताएगा वो आपको, थोड़ा बहुत उसका आंसर देगा, ये टोटली डम्प नहीं रहेगा। इसीलिए टीचर को 100% एफर्ट देना पड़ेगा। अगर टीचर कहीं डाउन हो रहा है तो बच्चों को नुकसान होगा। आप पूरा दीजिए, बच्चों को फुल दीजिए आप, तो बच्चा 1-2% कुछ तो पेपर में लिख के आएगा, कुछ तो सीखेगा सर। आप अगर सोचेंगे यार ये बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करना है, पढ़ा के छोड़ो, तुम बताओ, नहीं नहीं, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप वो पढ़ रहा है, वो तो ठीक है पढ़ रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप अपनी पढ़ाई पढ़ाते रहिए उसको, आप ऐसे डिफाइन उसको याद करा दीजिए। आप बोलिए 10 बार बोलिए, 1% तो माइंड में उसकी सेट होगी नहीं होगी? बिल्कुल सही। अब हमको 10 बार बोलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलिए, एक बार सुबह शाम तक क्या करेंगे हम? फरहान सर दिन भर गुड मॉर्निंग कर रहे हैं हमसे, याद होगी नहीं होगी मुझे? याद हो गया। तो बच्चों को आप पूरा पढ़ाइए आप, और बोलो बेटा कोई डाउट हो पूछो मुझसे। तो डाउट नहीं पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा सर मुझे आता है मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा। आप 4 क्वेश्चन पूछिए उससे, नहीं आएगा आप बताइए फिर उसको, बिल्कुल सही। बताएंगे आप, याद अपने आप होगा उसको। एक्चुअली ये बात बहुत ही सही दीपक सर आपने बोली है, और सीरियसली मुझे मतलब आपको सल्यूट करने का मन कर रहा है इसके लिए कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं। माय व्यूअर्स प्लीज लिसन टू मी, बहुत सारी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स सिर्फ बच्चे नहीं है, हमारे व्यूअर्स टीचर्स भी हैं बहुत सारे मेरे स्कूल के मेरे कलीग्स नहीं हैं, दूसरे स्कूल के भी हैं, दूसरे शहर के भी हैं। तो हम कई बार इस डिलेमा में रहते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपने बहुत ही सही आइडिया दिया है कि आप उससे 4 सवाल पूछिए, वो अगर दे रहा है तो इसका मतलब उसे वो समझ में आ गया, बिल्कुल। वो नहीं दे रहा है तो आप बताइए, आप बताइए। बहुत ही बढ़िया सर। एक चीज और है सर, जी सर। जैसे बच्चों को कभी कोई चीज याद नहीं होती है, बच्चे हैं नहीं होती याद, भूल गए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी। आपसे कहें आप बीकेडी चौराहे से रोज पास हुई है आप, हाँ, ठीक है, वहां पे एक होर्डिंग लगी हुई है, होर्डिंग पे ऐड दिया हुआ है किसी चीज का,
आप रोज निकलेंगे, फर्स्ट डे निकले नहीं देखा, अगले दिन देखा, देख लिया आपने, थर्ड डे निकले आप देख लिया आपने, आपको घोड़े याद होगी नहीं होगी, घोड़े में क्या चीज लिखी हुई है याद होगी अपने आप कि याद की बैठ गया आपने, याद नहीं करी ना, याद अपने आप होगी नहीं होगी। द सेम वे बच्चों को भी क्या है, एक अपना चार्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज बच्चा चार्ट पेपर पे लिख लेगा और घर में ऐसी जगह पेस्ट कर दे या चिपका दे कि जहां से निकले 10 बार वो चीज उसकी आंखों में पड़े, याद अपने आप हो जाएगी वो चीज। आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूं। कुछ ऐसी पंचलाइंस हैं कुछ कंपनीज की, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बाय हार्ट हो गई, रोज आती थी। बिल्कुल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बिल्कुल सही। LIC, ऑल्टो, लेट्स गो, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर श्योर दे विल लर्न। वेरी नाइस, वेरी नाइसली ही इज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, वेरी गुड सर, दैट इज व्हाई आई गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि आप अपने नाम से नहीं जाने जाते, आप अपने काम से जाने जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दुनिया में सर्वाइवल के लिए और इज्जत से जीने के लिए। बहुत बढ़िया सर, अगला सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि एक्चुअली, मतलब हमने तो काफी चीजें कवर कर ली हैं, एक्चुअली बच्चे जैसे उनको एहसास कैसे करवाया जाए कि ये फील्ड तुम्हारे लिए सही है, वो फील्ड तुम्हारे लिए सही है, तो वो अपनी स्किल्स को और अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं सर? सर एहसास नहीं कराना आप लोगों को जी। ऐसा पेरेंट, सपोज मैं पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, बायो में थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है, मैथ्स कर पा रहा है, तो क्या करना है, जिस साइड वो डाइवर्ट हो रहा है, वो सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से डाइवर्ट हो रहा है और आपको डॉक्टर बनाना है, तो आप उसको फोर्स मत कीजिए कि तुम डॉक्टर ही बनना है। हाँ हाँ, मैथ साइड जा रहा है, आप देखिए तो मैथ्स अच्छी है उसकी, वो चीजें कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो उसको जिस जगह जाना है, जिस फील्ड में, उसको आप जाने दीजिए सर। आप उसको रोकिए मत उसको कि नहीं तो वो डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाया, मान लीजिए वो MBBS नहीं निकल पाया, वो फिर फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम हुई, फिर ब्लेम किसको करेगा वो बताइए जरा? बिल्कुल सही। ब्लेम करेगा पेरेंट्स को। तो बच्चों फोर्स नहीं करना है, आप ये देखिए बच्चा किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस में वीक है, कहाँ कर पा रहा है, कहाँ नहीं कर पा रहा है, तो जिस साइड वो कर पा रहा है आप उसी साइड जाने दीजिए। एक सोच बन गई है कि बेटा कॉमर्स मत लो, मैथ लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फील्ड को चूज कर सकते हैं, हर फील्ड में लाइंस ओपन है, बस फर्क ये है कि जिस लाइन में आप जा रहे हैं वहां पे आप मेहनत कीजिए, सिंसियरिटी से काम कीजिए, सक्सेस अपना मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया सर, आप अपने आप को कितना केपेबल मानते हैं कि आप जितना भी देते हैं बच्चों को 100%, उसमें से कितना बच्चों तक पहुंचता है, और क्या रीजन है कि जितना आप देना चाहते हैं वो पूरा नहीं पहुंच पाता, और क्या रीजन है जितना मैक्सिमम आप देना चाहते हैं वो पहुंच जाता है? मतलब ये दोनों आंसर मैं सुनना चाहता हूं सर बच्चा क्या है, अगर आपसे स्कूल में पढ़ रहा है जी, आपके नोट्स फॉलो कर रहा है तो आप खुश हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात, हड्डी से खुश रहा है कि बच्चे पढ़ रहा है, चलो मेरे नोट्स पढ़ रहा है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो ठीक है, एग्जाम नियर आते हैं तो बच्चे को ध्यान किस पे देना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देगा बच्चा, तो क्या होगा, पेपर अपने आप उसका निकलने लगेगा। अगली चीज, अगर आप बच्चों को दे रहे हो 100%, जी ठीक है, ये 100% कुछ नहीं होता सर, आप 100% दीजिए कहीं भी, पूरा नहीं लेगा बच्चा, बिल्कुल सही है, 80% लेगा, 70% लेगा, 60% लेगा। जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं तो वो आपका 99% तक ले लेंगे, लेकिन जो कुछ परसेंट बकाया रह जाता है ना सर, वो बच्चा क्या है, डाइवर्जन में चला जाता है। बिल्कुल सही, कि यार सुनो फलानी बुक में ये दिया है तो वो पढ़ लें, आपका क्यों पढ़े हम, ये चीज रह जाती है। तो सर ये बच्चे भरोसा क्यों नहीं करते अपने टीचर्स पे? एक्चुअली वो दूसरे लोगों पे या YouTube वाले जो टीचर्स हैं उनसे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं? हमसे तो वो कनेक्टेड है ना सर। सर मेन प्रॉब्लम आती है टीचर का अटेंशन। आप बच्चों को होल्ड कीजिए, बच्चों को बताइए कि बेटे ये चीज ही है, ये आनी है पेपर में, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई पढ़िए आप। तो कैसे यकीन करेंगे कि जो हमारे सर बता रहे हैं हमें ये बिल्कुल सही और ऑथेंटिक बता रहे हैं? यकीन बच्चों को तब आता है बोर्ड के पेपर के बाद। बिल्कुल हकीकत ये है सर, पेपर दे के आता बच्चे, अरे सर आपने नोट्स रखवाए थे सर, ये नोट्स आ गए सर, काश पढ़ ली होती। अब ये बच्चा बताया किसी और को बताएगा, एक्चुअली वो कहेगा अरे सर के नोट्स पढ़ लेंगे आएगा पेपर में। तो धीरे धीरे ये चीज कम होती है। नहीं तो नॉलेज मैटर नहीं करती है क्या? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में अगर हम बात करें बच्चों व्यूअर्स,
तो हमें, मुझे लगता है ऐसा, मतलब बीइंग अ टीचर और लॉन्ग टाइम अगो आई वाज अ स्टूडेंट टू, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी सवाल अगर टीचर से कर रहे हैं और वो अगर घुमा फिरा रहा है, तो हमें एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि ये टाइम पास कर रहा है, इसको नहीं आता है। टीचर से अगर बच्चा कोई पूछ रहा है ना, तो ये मत बोलिए कि आई विल टेल यू टुमारो, हाँ, बताता हूं, देखता हूं, मत बोलिए, बच्चा तुरंत डाइवर्ट होगा। आप उसको आंसर दीजिए। सर आप टीचर हैं, एक आप अगर केमिस्ट्री टीचर है, फिजिक्स टीचर या मैथ टीचर हैं, आप बच्चों को घुमा रहे हैं हम कि बेटा बताएंगे, कल बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा है, सोचेंगे समझेंगे, तो वो चीज गलत है। बच्चा सोचेगा यार सर ठीक है सर, देख सर लेंगे। अगर बच्चा तुरंत डाइवर्ट होगा सर आपसे। अब आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर उसको नहीं आता होगा तो वो क्या बोलेगा, कुछ गलत आंसर दे देगा और फिर वो मैच करेगा, जाके क्रॉस चेक करेगा। नहीं, बच्चा जो पढ़ाया आपने, बच्चा उसी में डाउट पूछेगा, सिंपल सी बात है। नहीं, मान लीजिए ऐसा नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछ रहा है बच्चा इंग्लिश में कि सर पोएटिक डिवाइस पढ़ाए हैं आपने सिमिली पढ़ाया, एलिट्रेशन पढ़ाया, सर ज्यूगमा पढ़ा दीजिए, ज्यूगमा। अब मैं कहूँ बेटा ज्यूगमा मैंने पढ़ा नहीं, मैं बताता हूँ कि बात कर रहा हूँ, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ जी। आप सिलेबस के टीचर हैं, आप क्लास 10 तक के, बच्चे 10th की बात करेगा नहीं करेगा? तो अगर बच्चे ने 10th क्लास तक का कोई भी क्वेश्चन पूछे इंग्लिश का या किसी सब्जेक्ट का, तो आप यू शुड बी केपेबल ऑफ गिविंग आंसर। आप अगर उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं उस सब्जेक्ट का, आपकी जो पढ़ाई टॉपिक का, इस मतलब क्या है, तुरंत बच्चे डाइवर्ट होगा। सो इज इट ओके यस व्हेन यू आर सेइंग दैट इट इज नॉट इन योर सिलेबस? हाँ, इफ इट इज आउट ऑफ सिलेबस एंड आउट ऑफ रेंज, 100% आउट ऑफ रेंज, वो आप सिलेबस का नहीं है, देन यू कैन से बेटा दिस इज फ्रॉम दैट टॉपिक, दैट आई विल टेल यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। बट अगर सब्जेक्ट का है और आप तब भी इसको आप घुमा रहे हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। वो आपसे उम्मीद लेके आएगी सर बताएंगे, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपने पढ़ाया, बच्चों को डाउट आया, ठीक है, आफ्टर क्लास बच्चा के पास आया, सर थोड़ा बता दीजिए सर, डाउट आया मुझे। आपने कहा बेटा अभी टाइम नहीं, मैं जाता हूँ, बताता हूँ, कल बताऊंगा मैं। नहीं, आप बताइए, आप उसको, वो उम्मीद लेके आपके पास आया हुआ है कि सर बताएंगे मुझे आंसर उसका, आपने तुरंत बता दिया, उसके माइंड में तुरंत सेट हो गया, वो खुश हो गया। तो खुश हो गया तो अब वो क्या कहेगा, सर ने बता दिया, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। ये चीज है। एक्चुअली सर कुछ ऐसी चीजें याद हैं आपको कि जिसमें कुछ बच्चों ने आपको कुछ, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे बोल देते हैं कि ये माइक है, ये तो कई लोग बोल देते हैं डिक्शनरी है, कई लोग बोलते हैं तो वैलेंसी चलती फिरती जा रही है, कई लोग बोल देते हैं ये तो डिक्शनरी है, जैसे मैंने बताया आपको ये तो समंदर है नॉलेज का। तो कुछ ऐसे कमेंट्स जिसमें बहुत खुशी होती हो कि बच्चे पीठ पीछे आपके लिए बोल रहे हैं। सर देखिए, हम क्या है, मेरी एक हैबिट है कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। हाँ, जैसे मैंने आपसे बात की, आपने पीठ पीछे किसी बंदे कुछ कह दी मेरे बारे में, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कुछ नहीं। आप मेरी बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ सर, नेगेटिव नहीं मैं बता रहा हूँ। जी जी, आपने कुछ बात करी मेरे बारे में, सोचा आपने मेरी बात तो करी आपने, हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी मिली। लेकिन कोई अगर नेगेटिव कमेंट भी दे रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे नेगेटिव कमेंट, मैं अपना कर्म करूंगा, मैं रिजल्ट दूंगा, बहुत बढ़िया, अपना कमेंट बंद हो जाएगा आना। लेकिन हाँ, मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं सर, अभी तक नेगेटिव कमेंट मेरे पास खैर नहीं आए, हम भी जानते, पॉजिटिव कमेंट ही मुझे मिलते हैं। मैं जैसा हूं, बच्चा कह रहा है मुझे लाउड स्पीकर कह रहा है, मुझे वैलेंसी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो अच्छी बात तो है, वैलेंसी वर्ड तो उसके माइंड में आया। बिल्कुल सही, आपको रिलेट कर पा रहा है ना उससे। और वो चीज सोची तो हमसे आपने कि आपने इतना उसे वैलेंसी रटा दी कि आज वो आपको वैलेंसी बोल रहा है। अब वो बोला लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या, मेरी वॉइस तेज है, मैं क्या करूं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद तो रखेंगे इस बारे में कि ये सर टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते थे मुझे। एक्चुअली मतलब होता नहीं, एक नीरस, एक मतलब मोनोटोनस, टीडियस, एक तरीके से ऐसे रोता हुआ इंसान आ रहा है क्लास के अंदर, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैपनिंग पर्सनालिटी। आप बच्चे को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे सर, तो बच्चा क्या देगा, नेगेटिव कमेंट देगा आपको। बिल्कुल, आप बच्चे को कीजिए सेटिस्फाइड, बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपके साथ में। सर एक मतलब सेकंड लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं हम, काफ़ी हमने सवाल के आंसर निकलवाने की कोशिश की और आपने बहुत ही ज़्यादा स्किलफुली आंसर दिए हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, क्लास 9th की बात हम ना करें, चलिए उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा आप, क्लास 9th और 10th की बात करें तो एक्चुअली उन्हें कितना टाइम, मतलब मैंने ये तो पूछ लिया क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। एक दिन भर का जो एक शेड्यूल बनाए बच्चा, तो वो साइंस को कितना टाइम दे, स्पेसिफिकली साइंस में केमिस्ट्री को कितना टाइम दे, बिकॉज वी हैव इनवाइटेड यू फॉर द सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। तो उस केमिस्ट्री के लिए वो कितना टाइम दे, एक दिन में रेगुलर टाइम दे, वंस इन अ वीक दे, ट्वाइस इन अ वीक दे, थ्राइस इन अ वीक दे, या हफ्ते में एक बार दे या 2 बार दे या रोज दे, और कितना टाइम दे केमिस्ट्री के लिए कि वो केमिस्ट्री में एकदम से मास्टरी हासिल कर ले। मैं ये जानना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए। सर दिन भर आप किताब लेके बैठे हो जी, पढ़ रहे हो,
याद कर रहे हो 2-3-4 घंटे हो गए, और सिंबल याद कर रहे हो और डिफाइन याद कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। मेन चीज होती है स्कूलिंग से। आप स्कूल में कितना सोच के आए हो, कितना समझा टीचर का, आपने चीज समझ ली अपने टीचर की। अब आप घर पे आके सिर्फ उसको चेक कीजिए कि सर ने जो बताया है कि सही है कि गलत है। तो इसके बहाने क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। मुश्किल से हार्डली आपको केमिस्ट्री में देना होगा हार्डली 1 आवर पर डे। क्या बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं देना आपको कि आप घंटों बैठे हैं किताब लेके, नहीं। बस स्कूल की पढ़ाई ध्यान से पढ़िए, आप घर पे उसको रिलेट कीजिए और चीजों को रिवाइज कर लीजिए, हार्डली बना दीजिए पर डे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। सर ये लास्ट सवाल है और ये आखिरी सवाल भी है, वो रिपीटिशन है, वो मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ। ऐसे टॉपिक हमारे आखिरी में बिल्कुल थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए जैसे आप क्लास में करें। थोड़ा मतलब मैं डरूं ना, ऐसे करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज़ से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो 10th के सारे टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारे बच्चों को जो फ़ायदा पहुंचा पाए, एक बार रिपीट कर दिए और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो मेरे लॉजिकली सेंसिबल पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे दीपक सोनी सर, एक्चुअल दीपक सोनी सर, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये दिमाग में रखें कि ये जो आप बोल रहे हैं ये बच्चों के कम से कम कुछ नहीं तो 95% मार्क्स केमिस्ट्री, स्पेसिफिक केमिस्ट्री में ले आएंगे। अब ये सोच के आप सर, ओवर टू यू सर। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको ध्यान किस पे देना होगा, आप पे अगर क्लास 10th में है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आयंस पर और रेडिकल्स पर। फॉर्मूला फॉर्मेशन आपको आ गया है, बहुत अच्छी बात है। 90% केमिस्ट्री आपकी यहीं पे आ गई आपको, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर फर्स्ट पर, जो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर होता है। इस पे सभी रिएक्शन की डिफाइन को समझने के बाद दो एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिए। जैसे उसने कह दिया केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह दिया सपोज उसने, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, दो मिलके एक बनाना। C+O2 CO2, H2+O2 H2O, दो बन के बना रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए शब्दों पर, कंबाइन हो गया, दो मिलके एक बन गए, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि सपोज कोई बंदा बैठा है, कोई थिन बंदा है, वो बैठा हुआ कुर्सी पर, कोई फैट बंदा आया, उसने क्या किया, भाई खिसको मुझे बैठना है, वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया वहां से। उसने क्या किया, उसकी पोजीशन ले ली, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बंदे का। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव करता है, डिस्प्लेस करता है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द सेम वे रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सभी रिएक्शन की डिफाइन के साथ दो एग्जांपल मस्ट हैं। बोर्ड वाला पूछेगा व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, तो बस एग्जांपल नहीं पढ़ता है, एग्जांपल पढ़िए आप। फर्स्ट चैप्टर में दो एग्जांपल ही ध्यान में आपको रखना है। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर के बाद। सेकंड चैप्टर में आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड देता है H पॉजिटिव, बेस देता है OH नेगेटिव, सॉल्ट ना H पॉजिटिव ना OH नेगेटिव, न्यूट्रल कहलाता है। अरे भैया न्यूट्रल में भी क्या होती है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट भी चलते हैं। अगर किसी सॉल्ट में क्या हो रहा है, मान लो कोई सॉल्ट है, उसको पता लगाना है कि ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक के न्यूट्रल नेचर का है, तो कुछ मत कीजिए, दिमाग का यूज मत कीजिए, सॉल्ट को डाल दीजिए पानी में, रिएक्शन विद वाटर, तो बेसिक पार्ट और एसिडिक पार्ट अपने आप सामने आ जाएगा। अब बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसे कहलाएगा, बेसिक नेचर का। अगर एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट कैसे कहलाएगा, एसिडिक नेचर का। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही वीक है, तो सॉल्ट कैसे कहलाएगा, न्यूट्रल। बच्चे कहते हैं सर सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रल। हमने कह दिया पता कीजिए अब KOH को, KCl को, तो KCl डाला पानी में, क्या निकला, KOH और HCl, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है। हमने कहते अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। अब अमोनियम का हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, सॉल्ट कैसे कहलाएगा, एसिडिक। बच्चा ये नहीं ध्यान देता है, बस न्यूट्रल है, सॉल्ट न्यूट्रल है। अब पानी में रिएक्शन करा के पता कर लीजिए आप। इसके बाद आती है बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। एमोटेरिक ऑक्साइड पे ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। और किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है उस पर ध्यान देना है। बोर्ड वाले बहुत तेज होते हैं, कुछ पूछ लेंगे, उन्हें कह दिया मिल्क में विच एसिड प्रेजेंट इन मिल्क। अब बच्चा कहता है मिल्क में पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया क्या है, आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ सब कुछ। फिर आता है थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल्स का।
रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, मेटलर्जी, इस पर ध्यान दीजिए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट पर ध्यान दीजिए। NaCl को करना है, NaCl में से Na को एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या किए जाते हैं? एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इस पे ध्यान दीजिए आप। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल तो सब जानते हैं, ध्यान दीजिए मेटलर्जी वाले पार्ट पर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन पे ध्यान दीजिए आप। सल्फाइड ओर है, क्या कराएंगे? रोस्टिंग के कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर है, क्या कराएंगे? रोस्टिंग के कैल्सिनेशन। ध्यान देना है इस चीज पर। उन्होंने कहते जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन, बच्चे भूल गए क्या करना है। कौन सा ओर है? कार्बोनेट ओर है कि नहीं? CO3, क्या कराएंगे? कैल्सिनेशन। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। आप बनाइए ट्रिक अपने आप से। फिर आइए 4 चैप्टर पे, कार्बन कंपाउंड्स पर। कितने कार्बन हैं भाई? नाम हो जैसे कहते ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4, एन मतलब एल्केन का कंपाउंड है। ब्यूटीन, ब्यूटाइन, एल्काइल ग्रुप कहां से बनता है? एल्केन का एक H कम कर दिया, क्या बन गया? एल्काइल। जब एक H कम हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया, वहां पे लगा देंगे OH, तो क्या बन गया? अल्कोहल। लगा देंगे CHO, क्या बन गया? एल्डिहाइड। लगा देंगे COOH, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। लग गया CO, क्या बन गया? कीटोन। अब देखिए ट्रिक, अब ट्रिक देखिए, बहुत ध्यान से देखिए ट्रिक आप सब लोग। अगर किसी कंपाउंड में अल्कोहल OH ग्रुप लगा हुआ है, OH, अल्कोहल की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आता? OL, तो उसके नाम में क्या लगेगा? कंपाउंड के नाम में OL। ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, OL लग गया, तो कंपाउंड किसका है? अल्कोहल का है। बहुत बढ़िया। अगर उसमें लग गया ब्यूटेनल, नल, AL, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? AL से, तो AL मतलब कंपाउंड किसका है? एल्डिहाइड का है। ब्यूटेनल, पेंटानल, हेक्सानल, कंपाउंड किसका है? एल्डिहाइड का है। हमने कहा कीटोन, ONE, ब्यूटानोन, ONE आ गया। अब किस में ONE आता है? कीटोन में आता है। KETONE, ONE आ गया, कंपाउंड किसका है? कीटोन का है। हमने कहा इथेनोइक एसिड, OIC लग गया। कार्बोक्सिल में क्या? COOH, 2 O आ गए, OIC, कंपाउंड किसका है? कार्बोक्सिलिक का है। बहुत बढ़िया। अब एंजॉयमेंट करके पढ़ाई कीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको। तो ध्यान दीजिए नेमिंग्स पर, फंक्शनल ग्रुप पर ध्यान दीजिए आप फिर ध्यान दीजिए सोप एंड डिटर्जेंट पर, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये 3 रिएक्शन पक्के में गारंटेड हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने कहते ईस्टर, हमने कहते हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस इज द वर्ड व्हिच मीन रिएक्शन विद वाटर। आपने रिएक्शन कराया वाटर से, सामने क्या आ गया? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों मिलाकर तो ईस्टर बनाता आपका। पता चलिए आपको। हमने कहा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, मतलब एल्कलाइन मतलब बेस, बेस मतलब एल्कलाइन मतलब NaOH, तो रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद NaOH। शब्दों पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है वो। बहुत इजी केमिस्ट्री है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। फिर लास्ट टॉपिक आता है सोप और डिटर्जेंट्स का और मिसल फॉर्मेशन का। तो सोप और डिटर्जेंट्स में आप डिफरेंस प्रिपेयर कर लीजिए। और मिसल फॉर्मेशन क्या होता है? डर्ट की ट्रैपिंग। कोई डर्ट है, आपने उसको ट्रैप कैसे किया? सोप के मॉलिक्यूल से डर्ट को ट्रैप कैसे किया? उसे बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। जब डर्ट ट्रैप होगी तो क्या होगा? डर्ट खिंची चली आएगी। सोप के 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल पार्ट। हेड पार्ट को क्या बोलते हैं? वाटर लविंग, और टेल पार्ट क्या? डर्ट लविंग। तो टेल पार्ट डर्ट में चिपक गया, हेड कहां भागेगा? पानी की ओर, तो डर्ट खिंच गई। बहुत बढ़िया। ये क्या है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, इस पे ध्यान दीजिए आप। तो इस तरीके से 10th का पूरा सिलेबस जी ऐसे केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा यार। अगर ऐसे टीचर अगर हमें मिले होते सर, एक्चुअली मतलब हो सकता है, वैसे तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड टीचिंग इंग्लिश, बट हो सकता है कि मैं भी आज साइंस पढ़ा रहा होता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सर आखिरी वैसे सवाल तो सिलसिला अगर हम दिन भर पूछे, रात भर पूछे तो ख़त्म नहीं होगा, बट हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। लॉजिकली सेंसिबल प्लेटफॉर्म वेयर 2 पीपल मीट, डिस्कस एंड शेयर, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा? आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल है कि मैं अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे कर सकता हूँ? ये प्लेटफॉर्म है ऐसा, इस लायक है? जी, मैं थोड़ा बताता हूँ कि 2 फैक्टर्स काम करते हैं हमेशा। एक होता है आपका लक और दूसरा हार्डवर्क। बच्चा कहता है मैंने सर बहुत मेहनत करी है, मैं रात भर पढ़ा, मैंने 8-9 घंटे पढ़ा, से मेरे परसेंट इतने आ गए। यहाँ पे फैक्टर लक आ गया।
कोई कहता है यार मैंने शुरू 1 घंटे पढ़ लिया है, जो क्वेश्चन जो पढ़ा वही फंस गया यार, मेरे इतने परसेंट आ गए, तो वो क्या उसका लक है? बिल्कुल सही। आप बी पॉजिटिव, डू योर हार्ड वर्क, फेथ इन गॉड, दैट्स ऑल। सर आप अपने व्यूअर्स से बोल दीजिए एक बार कि जितने भी आपके मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो आपको जानते हैं, मुझे पता है आपके बहुत खतरनाक फॉलोअर्स हैं सर, बहुत ज़्यादा सोशली बहुत फेमस हैं हमारे, तो सर आप सबसे बोल दिए कि लॉजिकली सेंसिबल जो फरहान सर ने ये स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव जो नोबल है, उसको उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें हमें, कि ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकली सेंसिबल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, sir. धन्यवाद सर।